नोएडा का एक आईटी इंजीनियर जिसकी साल की इनकम थी 40 लाख रुपए की, उसने बैंक से 1,40,00,000 रुपए का होम लोन लिया और फिर क्योंकि उसकी जॉब चली गई थी तो उसने अपने होम लोन की 3 महीने की ईएमआई नहीं भरी, तो बैंक ने उसके घर पर नोटिस लगा दिया अंडर सरफेसी एक्ट 2002, जिसमें बैंक ने कहा कि अब उसके घर पर कब्जा ले लिया जाएगा और बैंक उसके घर को बेच देगा। तो अब आप भी सोच रहे होंगे कि अगर आप अपने होम लोन की 3 ईएमआई मिस कर देते हैं तो क्या बैंक आपके घर पर कब्जा ले लेगा, क्या बैंक आपके घर पर पुलिस को बुलाएगा या फिर आपको कोर्ट भी जाना पड़ सकता है। ये सभी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे एक पब्लिक सेक्टर बैंक में 15 साल हो चुके हैं एज अ ब्रांच मैनेजर के रूप में काम करते हुए और मैंने बहुत सारे सरफेसी एक्शंस पर काम किया है। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे सरफेसी एक्शन के पूरे प्रोसीजर के बारे में और आपको बताएंगे कि अगर आप भी 3 ईएमआई अगर मिस कर जाते हैं तो आपको फिर क्या करना है, ताकि आपकी जो मेहनत की कमाई से बनाया हुआ मकान है उसको कोई भी बैंक ना बेच पाए। देखिए, आज का ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि घर होना सभी का सपना होता है और अगर कोई भी सिचुएशन एडवर्स होती है जिसमें बैंक की ईएमआई आप नहीं भर पाते हैं तो आपके लिए हुए गलत फैसले के कारण आपका मकान भी बिक सकता है। तो आज इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखना, एक एक चीज डिटेल में आज आप इस वीडियो में जानेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले 3 मिथ तोड़ते हैं, जिसमें सबसे पहला मिथ लोगों को ये लगता है कि अगर आप अपने ईएमआई को मिस कर देते हैं तो इमीडिएटली बैंक आपके घर पर आकर आपके घर पर कब्जा ले लेता है। दूसरा मिथ दोस्तों ये है कि लोग सोचते हैं कि बैंक की ईएमआई को मिस करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है और ये अगर ऑफेंस आप करते हैं तो आप पर पुलिस केस हो जाएगा और आपको जेल भी हो सकती है। और तीसरा मिथ ये है कि आपको बैंक बिना किसी नोटिस के या फिर बिना किसी वार्निंग के आपके घर पर आकर आपको घर से बाहर निकाल देगा और आपको कहेगा कि आपका घर अब बैंक के कब्जे में है और अब आप उस घर में नहीं रह सकते। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये तीनों मिथ यहाँ पर गलत है, क्योंकि बैंक की ईएमआई मिस करना कोई भी एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये एक सिविल केस है और इस केस में आपके पास पुलिस नहीं आती है। पुलिस आपके पास तब तक नहीं आती है जब तक आप अपने घर को खाली आप अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, यानी कि बैंक को अगर कब्जा लेना है और आप उसमें कोई भी दखल अंदाजी करते हैं तो फिर बैंक जो है पुलिस की सहायता ले सकता है आपके घर को खाली करवाने के लिए। और साथ ही ये जो घर पे कब्जा करने का जो प्रोसेस है ये एक बहुत बड़ा लेंथी प्रोसेस है, जिसमें बैंक एक छोटी सी भी गलती करता है तो फिर भी आप अपने घर को वहां पर बचा सकते हैं। तो ये जो छोटी सी गलती है वो कौन कौन सी है वो भी आपको आज इस वीडियो में डिटेल में आपको बताएंगे। तो दोस्तों आप समझते हैं इस वीडियो में सबसे पहले इस लोन डिफॉल्ट का क्या असली प्रोसेस है और बैंक के जो लोन डिफॉल्ट होते हैं इसमें कौन कौन सी आरबीआई की गाइडलाइंस आती हैं। अब देखिए, आरबीआई के गाइडलाइन के मुताबिक अगर आप अपनी 3 ईएमआई मिस कर देते हैं और 90 दिन से ऊपर आपका कोई भी डिफॉल्ट हो जाता है तो वहां पर आपका लोन हो जाता है एनपीए और लोन एनपीए होने के बाद बैंक फिर अपना सरफेसी के अंदर एक्शन अपना शुरू करता है। लेकिन इस 90 दिन से पहले भी कुछ होता है और उसको बोलते हैं हम SMA, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। अब देखिए, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स में 3 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें सबसे पहले होती है SMA 0, जिसमें आपकी ईएमआई 1 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर आपकी ड्यू होती है तो आपका अकाउंट आ जाता है SMA 0 में। इसके बाद दूसरा आता है SMA 1, जिसमें अगर आपकी ईएमआई 31 दिन से लेकर 60 दिन के अंदर ड्यू हो जाती है तो वहां पर आपका अकाउंट SMA 2 में आ जाता है। SMA 0 में जब आपका अकाउंट होगा तब आपका जो है अकाउंट वॉच लिस्ट में आ जाएगा, यानी कि इस अकाउंट को देखने की जरूरत है। SMA 1 में जब आपका अकाउंट आएगा तो वहां पर बैंक का ब्रांच मैनेजर अलर्ट हो जाता है, क्योंकि उसको नोटिफिकेशन चला जाता है आपका अकाउंट अब 30 दिन से ऊपर ड्यू हो चुका है और आपका अकाउंट एनपीए हो सकता है। इसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है, वो आती है SMA 2 की। SMA 2 में आपकी ईएमआई अगर 61 दिन से 90 दिन के बीच में ड्यू हो जाती है तो आपका अकाउंट SMA 2 में आ जाता है और SMA 2 में बैंक अपने रिकवरी प्रोसीजर्स को बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट कर देता है और बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शंस बैंक के द्वारा फिर लिए जाते हैं और 90 दिन पूरे होते ही आपका लोन हो जाता है एनपीए और 90 दिन के बाद शुरू होता है फिर सरफेसी एक्शन, जिसके मुताबिक बैंक फिर आपको नोटिस भेजता है और आपके घर पर कब्जा लेना शुरू करता है। तो आपको ये सरफेसी एक्शन भी आपको समझाएंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि जो ये 90 दिन का प्रोसेस है इसमें बैंक किस तरह के एक्शंस आपके ऊपर लेता है। जब पहले आपका अकाउंट SMA 0 में आता है, जिसमें आपकी ईएमआई 1 दिन से लेकर 30 दिन के भीतर आपकी ड्यू होती है, तो उसमें बैंक का अधिकारी आपको कॉल करता है, आपको पूछता है कि आपकी ईएमआई क्यों ड्यू हुई है और आप उस ईएमआई को कब तक भर देंगे।
सिर्फ इतनी सी बातचीत होती है और बैंक आपको उस समय में एक लेटर भी आपके एड्रेस पर भेज सकता है कि आपकी ईएमआई अब ड्यू हो चुकी है और उसको आप जल्दी भरिए। अगर आप उसको जल्दी नहीं भरेंगे तो बैंक फिर सरफेसी के एक्शन आप पर ले सकता है। इसके बाद अगर आप ईएमआई 30 दिन तक नहीं भरते हैं, 31 से 60 दिन के बीच बैंक के प्रोसीजर्स और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। वहां पर बैंक अधिकारी आपके घर पर आता है और आपसे पूछता है कि आपने आखिरकार पैसे क्यों नहीं भरे हैं, और उस समय बैंक का अधिकारी आपको डरा भी सकता है और उस समय बैंक अपने रिकवरी एजेंसी को भी आपका अकाउंट अलॉट कर देता है, जिसमें रिकवरी एजेंट आपको सुबह 8 बजे के बाद ही कॉल करना शुरू कर देता है और आपको कई तरह के बैंक से मैसेजेस आते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि आप अपने लोन की ईएमआई जल्द से जल्द भरें। और ये जो 30 से 60 दिन का वक्त है ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि इस 30 से 60 दिन के बीच अगर आप बैंक में जाकर आप अपनी रिक्वेस्ट लगाते हैं, आप उनको कहते हैं कि आपका अकाउंट रीस्ट्रक्चर किया जाए किसी भी कारण से, मान लीजिए कि आपकी जॉब लॉस हो चुका है, आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा है और आपकी ईएमआई को रीस्ट्रक्चर करके थोड़ा सा अमाउंट कम कर दिया जाए और आपके लोन का टेन्योर बढ़ा दिया जाए, तो वो भी आप जो है अपनी रिक्वेस्ट बैंक में इन दिनों कर सकते हैं। तो वो चीज़ ध्यान रखें कि आपको अगर रीस्ट्रक्चर करने की आपको इजाज़त बैंक से मिल जाती है तो वहाँ पर आपका लोन एनपीए होने से बच सकता है और आपका घर भी बिकने से बच सकता है। इसके बाद दोस्तों अगर 61 दिन से 90 दिन के बीच अगर आपकी ईएमआई ड्यू हो जाती है तो उस समय रिकवरी एजेंसी आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी होने लग जाती है और आपको कई तरह से प्रेशराइज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आरबीआई के फेयर प्रैक्टिस कोड को रिकवरी एजेंसी को बहुत ही जरूरी है फॉलो करना, जिसमें रिकवरी एजेंसी आपको कभी भी हरासमेंट नहीं कर सकती है, जिसका नियम ये कहता है कि आपको रिकवरी एजेंट सुबह 8 बजे के बाद और शाम को 7 बजे के बीच में ही आपको कॉल कर सकती है और सुबह के 8 बजे से पहले और शाम के 7 बजे के बाद आपको कोई भी रिकवरी एजेंसी का एजेंट कॉल करके हरास नहीं कर सकता है। और इसी के साथ कोई भी रिकवरी एजेंसी आपको पब्लिक में हरास नहीं कर सकती है। तो अगर आपके साथ कोई भी हरासमेंट होता है तो आप जो है उसकी कंप्लेंट बैंक में कर सकते हैं और अगर बैंक भी आपकी नहीं सुनता है तो 30 दिन के बाद आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। अब बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करने का जो डिटेल प्रोसीजर है दोस्तों, उसका वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आपको समझाते हैं सरफेसी का पूरा एक्शन की सरफेसी एक्शन में बैंक आखिरकार किस तरह से 90 दिन होने के बाद एक्शन लेता है और किस तरह से आपके मकान पर कब्जा लेता है और फिर आपके मकान को ऑक्शन के द्वारा मार्केट में बेच देता है। अब देखिए जैसे ही 90 दिन होते हैं तो 90 दिन के बाद आपका अकाउंट कहलाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपीए अकाउंट। और अकाउंट एनपीए होने के बाद बैंक सरफेसी एक्ट 2002 के अंदर एक्शन लेना शुरू करता है, जिसमें बैंक आपको एनपीए होने के 2-3 दिन के भीतर ही 13(2) का नोटिस आपको इशू करता है, जिसमें 13(2) के नोटिस में बैंक आपको बताता है कि आपका जो लोन है वो इतने अमाउंट का है और उस लोन अमाउंट में इतनी ईएमआई आपकी ड्यू है और अगर आप वो अपनी ईएमआई 60 दिन के अंदर भर देते हैं तो बैंक आपके मकान को नहीं बेचेगा और अगर आप उस ओवरड्यू अमाउंट को जमा नहीं करते हैं तो बैंक फिर आपके मकान को वहां पर ऑक्शन में बेच सकता है। अब देखिए 13(2) नोटिस मिलने के बाद ये जो 60 दिन का जो टेन्योर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक ग्राहक के लिए। अभी 60 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इस 60 दिन के अंदर आपको जो ये 13(2) का नोटिस मिला है, इस नोटिस के तहत आप बैंक को जो है एक रिटर्न में रिप्लाई कर सकते हैं, जिसमें अगर आपकी कोई भी सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से आपका ये लोन अकाउंट एनपीए हुआ है, मान लीजिए कि आपकी नौकरी चली गई, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था या फिर घर में ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से लोन आपका एनपीए हो गया है, तो आप बैंक को रिटर्न में लेटर दे सकते हैं जिसमें बैंक को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपको जो है कोई रेमेडियल सॉल्यूशन यहाँ पर दिया जाए और बैंक को फिर आपके उस लेटर का जवाब देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बैंक आपको उस लेटर का रिप्लाई जरूर देगा। अब जैसे ही 60 दिन हो जाते हैं तो उसके बाद बैंक आपको देता है 13(4) का नोटिस, जिसमें बैंक आपके मकान पर सिंबॉलिक या फिर फिजिकल पोजेशन लेता है। अब इन दोनों टर्म्स को आप समझिए। अब देखिए सिंबॉलिक पोजेशन क्या हुआ कि आप अपने ही घर में रह रहे हैं लेकिन बैंक फिर भी आपके घर पर एक 13(4) का नोटिस चिपका गया है और बैंक ने कहा है कि ये जो मकान है इस पर बैंक का कब्जा है, चाहे भले ही अंदर आप रह रहे हो। और दूसरा है फिजिकल पोजेशन, जिसमें बैंक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की परमिशन लेता है और वो परमिशन लेने के बाद आपके पास तहसीलदार और साथ में पुलिस ऑफिसर्स भी आते हैं जो कि आपको प्यार से बोलते हैं सबसे पहले कि आप अपना मकान खाली कर दीजिए क्योंकि हम कब्जा लेने आए हैं। और अगर आप प्यार से नहीं मानते हैं
तो फिर पुलिस फोर्स की मदद से आपके घर पर पूरा कब्जा लिया जाता है और रिटर्न में आपको दिया जाता है कि आपके घर पर जब कब्जा लिया है तो बैंक को क्या क्या आखिरकार आपके घर पर सामान मिला है। अब देखिए ये जो 13(2) और 13(4) का प्रोसीजर है, यहाँ पर तो आपके मकान पर कब्जा ले लिया, लेकिन यहाँ पर रेमेडियल क्या है, आखिरकार सॉल्यूशन क्या है, आप क्या कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आपके लिए, वो आता है DRT का ऑप्शन, जिसको हम बोलते हैं डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। देखिए अब सरफेसी के सेक्शन 17 के मुताबिक जब आपको पोजेशन का नोटिस दिया जाता है तो आपके पास 45 दिन का टाइम होता है, जिस समय आप DRT में आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और ये जो 45 दिन है ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होते हैं, क्योंकि अगर आप इन 45 दिन में DRT में केस करते हैं और आपका केस अगर स्ट्रांग होता है तो बैंक के पोजेशन पे भी वहां पर स्टे लग सकती है। मतलब कि आगे कोई भी एक्शन आपके मकान पर नहीं होगा जब तक ये जो DRT का केस है वो सोल्व नहीं हो जाता है। और DRT का केस तब स्ट्रॉन्ग होता है जब बैंक अपने लीगल प्रोसीजर में कोई भी कमी रखता है, कि जैसे कि मान लीजिए बैंक ने आपको सभी नोटिस नहीं भेजे, या फिर नोटिस जो भेजे हैं उसमें कोई गलती की है, अब बैंक ने आपके मकान की वैल्यूएशन सही नहीं लगाई है, डीवैल्यूएशन करके आपके मकान को बेचने की कोशिश कर रहा है, या फिर इसी तरह से आपने कोई बैंक को लेटर दिया और बैंक ने उस लेटर का अगर आपको जवाब नहीं दिया है, तो ये थोड़े से ग्राउंड्स हैं जहां पर आप जो है DRT से उस 45 दिन में आप जो है स्टे ले सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है और आपका मकान अगर बिकने पर आ रहा है और आपको एक लीगल हेल्प चाहिए, तो आप वहां पर बैंक एट ओन की हेल्प ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड करेंगे एक जेन्युइन लीगल एडवाइजर जो कि आपको एडवाइस करेगा और आपकी पूरी मदद करेगा आपको आपका हक दिलवाने में। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पर, और आप हमें डिटेल के साथ ईमेल कीजिए ताकि हमारी टीम आपको जल्द से जल्द कांटेक्ट जरूर करें। अब आपको बताते हैं ऑक्शन का असली सच। अब मान लीजिए कि बैंक ने अपना सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया और बैंक ऑक्शन तक पहुंच चुका है, तो बैंक का फिर प्रोसीजर क्या रहता है। देखिए सबसे पहले बैंक अपने अप्रूव्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवाता है कि इस मकान की क्या वैल्यूएशन है, और उस वैल्यूएशन पर बैंक ऑफिशियली 2 न्यूज़पेपर में अपनी एडवर्टीजमेंट ऑक्शन की निकालता है, और उस एडवर्टीजमेंट में लिखा जाता है आपका मकान कहां पर सिचुएटेड है और बैंक उस मकान को कितनी रकम में कौन सी तारीख को आपकी ऑक्शन करने जा रहा है। और यही ऑक्शन नोटिस बैंक अपनी वेबसाइट पर भी देता है, और भी कई सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर जो है बैंक ऑक्शन जो है ऑनलाइन करता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझनी, कि आप अगर ऑक्शन में पार्टिसिपेट आप खुद करना चाहें तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आप अपने पर्सनल नेम पर नहीं, आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर के नेम पर कर सकते हैं। तो अगर आपको आपकी प्रॉपर्टी परचेज करनी है उसी बैंक ऑक्शन में, तो आप जो है अपनी किसी फैमिली मेंबर के नाम से उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और बिड जीतने के बाद आप पूरा पैसा जमा करके आपको आपकी ही प्रॉपर्टी वापस मिल सकती है। ये थोड़ा सा हिडन फैक्ट यहाँ पर आपको बताया है। और दूसरी बात, अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट से ज्यादा की बिकती है, तो जो बाकी की जो रकम है, तो वो रकम आपको बैंक वापस आपके खाते में डाल देता है। तो यहाँ पर बैंक के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने पास एक भी रुपया रखे। पूरा लोन आउटस्टैंडिंग प्लस जो भी लीगल खर्चा है, सारी चीज ऑक्शन रकम से वसूलने के बाद जो बची हुई रकम है वो बैंक आपके अकाउंट में डाल देता है। और तीसरी बात कि अगर बैंक आपकी प्रॉपर्टी को डीवैल्यू करके अगर बेचता है, यानी कि आपकी वैल्यूएशन बैंक सही नहीं लगाता है, तो आप फिर जो है DRT में अपील भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अपील फाइल करने के लिए आपको आपके केस का 50% पैसा आपको DRT में जमा करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि लोन आपका पहले ही ऑलरेडी NPA हो चुका है, तो आपके पास इतनी रकम नहीं होती है अक्सर जो कि आप DRT में फिर इस केस को अपील कर सकें और आप इतनी रकम वहां पर भर सकें। अब आपको बताते हैं बैंक की वो अंदर की बातें जो कि आपको कोई नहीं बताता है, क्योंकि मैं पिछले 15 साल से बैंक में एज ए ब्रांच मैनेजर में काम कर रहा हूं, तो वो चीजें आपको बताते हैं जो कि आपको कोई भी नहीं बताता है। सबसे पहली बात दोस्तों, बैंक का आपकी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करने का कभी भी ये मकसद नहीं होता है कि बैंक आपकी प्रॉपर्टी को बेचकर अपना पैसा वसूल करे, जो कि एक बहुत बड़ा डाउट है लोगों के मन में कि बैंक का सिर्फ यही पर्पस रहता है प्रॉपर्टी लेने का कि बैंक अपने पैसे को सिक्योर करे। यहाँ पर बिल्कुल भी गलत नहीं है ये कहना कि बैंक अपने पैसे को सिक्योर करना चाहता है, इसीलिए जो पैसा बैंक आपको दे रहा है उसके अगेंस्ट में बैंक अपने पास एक प्रॉपर्टी कोलेटरल के रूप में रख लेता है। लेकिन अगर आपका अकाउंट NPA होता है तो बैंक का कभी भी मकसद ये नहीं होता है कि आपकी प्रॉपर्टी बेचकर बैंक अपनी रकम वापस ले। बैंक सबसे पहले वेट करता है, जो भी बैंक आपको नोटिस भेजता है, बैंक ये वेट करता है आपका
कि आप बैंक में आएं और आकर बात करें कि आखिरकार आपके साथ ऐसी क्या सिचुएशन हुई है जिस वजह से आपका ये लोन अकाउंट एनपीए हुआ है। जिस तरह से हमने ये नोएडा की स्टोरी सुनी, जहां पर एक आईटी एम्प्लॉय का 40 लाख का पैकेज होने पर उसका 1.5 करोड़ रुपए का लोन अकाउंट एनपीए हो गया, तो वहां पर नोएडा का वो एम्प्लॉय अगर बैंक में ये रिक्वेस्ट करता कि उसके लोन के टेन्योर को बढ़ा दिया जाए जिससे उसकी लोन की ईएमआई कम हो जाए, तो वहां पर वो रेमेडी भी बैंक दे सकता है। लेकिन ये सब चीज जो है बैंक के इंटरनल प्रोसीजर पे डिपेंड करती है और इंटरनल जो एम्प्लॉइज हैं, हायर अथॉरिटीज हैं, उनके अप्रूवल्स पर डिपेंड करती है। तो मेरा आपको यही सबमिशन है कि अगर आपके साथ कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है कि घर में कोई बीमार हो गया है, आपकी जॉब लॉस हो गई है या बिजनेस में कोई भी परेशानी आ गई है, तो आप बैंक को जाकर बताएं और आप बैंक से बात करें। और बैंक से बात करने का मतलब यह है कि बैंक को आप रिटर्न में दें कि आपके साथ ये सिचुएशन हुई है और बैंक वहां पर आपको समाधान निकाल कर दे। तो बैंक के पास अगर पॉलिसीज होंगी और इंटरनल हायर अथॉरिटीज अगर उनको अप्रूवल देगी, तो वहां पर बैंक मैनेजर भी आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर देगी। और याद रखिए कि बैंक कभी भी नहीं चाहता है कि आपकी प्रॉपर्टी बेचकर बैंक अपनी रकम को वसूले, क्योंकि बैंक के लिए प्रॉपर्टी पर कब्जा लेना और प्रॉपर्टी को बेचना ये भी एक बहुत बड़ा लीगल प्रोसीजर है। बहुत ज्यादा खर्चा बैंक का इसमें लगता है और बहुत ज्यादा एफर्ट भी यहाँ पर लगता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको बैंक में जाकर बात जरूर करनी है। और यहाँ पर यह भी देखा गया है कि 10 में से 5 केसेस हमेशा सॉल्व होते हैं अगर बैंक के पास बोरोवर जाता है और अपनी रियल सिचुएशन उनको बताता है, तो वहां पर सॉल्यूशन भी बैंक के द्वारा दिए गए हैं। और अगर बैंक के पास आपका लोन अमाउंट ज्यादा का है और आपकी प्रॉपर्टी कम की है, तो बैंक वहां पर आपको ओटीएस का सॉल्यूशन भी दे सकता है, जिसको हम बोलते हैं वन टाइम सेटलमेंट, जिसमें आप वन टाइम में कुछ पैसा देकर आप अपनी प्रॉपर्टी को भी छुड़वा सकते हैं। तो इस तरह के सॉल्यूशन भी बैंक अक्सर जो है अपने ग्राहकों को देता है। लेकिन ये सारे अवसर आपको तभी मिलते हैं जब आप बैंक में जाकर आप जो है बात करते हैं और अपनी रियल सिचुएशन आप उनको बताते हैं। अब आपको वो गलतियां बताते हैं जो कि अक्सर लोग करते हैं, जिसकी वजह से बैंक बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और बैंक ये कहते हैं कि नहीं, हमें तो इसकी प्रॉपर्टी बेचनी है। सबसे पहले कि बैंक जितने भी नोटिस अगर आपको भेजता है, अगर आप उसके जवाब नहीं देते हैं, चाहे आप अपने बैंक की ब्रांच में जाके आप बात करें और आप उनको रियल सिचुएशन बताएं, अगर आप उनके लेटर्स का जवाब नहीं देंगे, आप उनकी कॉल्स का जवाब नहीं देंगे, तो वहां पर फिर आपके लिए परेशानी हो सकती है। क्योंकि बैंक को अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो बैंक भी आपके साथ कोऑपरेट किसी भी लेवल पे नहीं करेगा और बैंक फिर आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है। तो दूसरी चीज कि जब आपको 13(2) का नोटिस बैंक देता है, तो आपको बहुत ही ज्यादा सतर्क हो जाना है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपके पास 60 दिन है। 60 दिन के बाद बैंक आपके प्रॉपर्टी पर पोजेशन ले लेगा। तो उस 60 दिन में आपको क्या एक्शन लेना है वो आपको बहुत ही सोच समझ के लेना है। और तीसरी गलती इसमें दोस्तों लोग ये करते हैं कि लोग कई बार अपनी प्रॉपर्टी को किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर उनके ऊपर लीगल एक्शन बहुत ही ज्यादा हावी पड़ जाता है और वहां पर उन बोरोवर के ऊपर एफआईआर भी होती है और फर्दर उनके ऊपर लीगल केसेस भी होते हैं। और इसके बाद चौथी चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास डीआरटी का ऑप्शन भी है, तो डीआरटी में भी आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और कहीं पर भी अगर ये लगता है कि बैंक ने सरफेसी एक्शन को फॉलो नहीं किया है, तो वहां पर डीआरटी आपके प्रॉपर्टी पर स्टे लगा सकता है, जिससे बैंक का जो सरफेसी एक्शन है वो वहां पर रुक जाता है और बैंक को फिर अपना डीआरटी केस को सॉल्व करवाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनल बात बताते हैं अब आपको कि देखिए, याद रखें कि जो आपको ये लीगल प्रोसीजर बताया है, इस लीगल प्रोसीजर में जो भी आपको रेमेडीज बताई हैं, जैसे कि आपको बताया कि आपके पास जो ये लोन 90 डेज में आपका एनपीए होने वाला है, वो जो 90 दिन है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सबसे पहले क्रूशियल है। उन दिनों आपके पास अगर कोई रियल सिचुएशन है जिसकी वजह से आप पैसा नहीं भर पा रहे हैं बैंक में, तो आप बैंक के पास जाएं और रिटर्न में उनको दें, जिसमें बैंक आपके लोन में मोरेटोरियम दे सके या फिर बैंक आपके लोन को रीस्ट्रक्चर कर सके और आपको थोड़ा सा समय मिल सके कि आप अपनी सिचुएशन को संभालें और आप अपने लोन की ईएमआई वहां पर जमा करें। और इसके बाद जब आपको 13(2) का नोटिस मिलता है, तो सिर्फ आपके पास 60 दिन का वो विंडो है। उस 60 दिन में अगर आपको लगता है कि बैंक ने कोई प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है, तो आप डीआरटी में केस भी फाइल कर सकते हैं। या फिर आपकी सिचुएशन कोई ऐसी है जिससे आपको लगता है कि डीआरटी आपके केस पर स्टे लगा सकता है, तो भी आप डीआरटी में जरूर जाएं। तो ये विंडो हमेशा आपके लिए ओपन रहती है, उस विंडो का दोस्तों आप जरूर फायदा उठाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी बैंक से आपको दूर नहीं भागना है। कोई भी बैंक की कॉल, ईमेल्स, मैसेजेस या फिर लेटर्स जो भी अब आपको आ रहे हैं, उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आपकी सिचुएशन रियल है और उसको बैंक मान जाता है आपकी सिचुएशन को समझकर कि आपके लोन को रीस्ट्रक्चर किया जाए या फिर आपको मोरेटोरियम दिया जाए, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको बैंक की ब्रांच में विजिट करना जरूरी है और आपको उनके साथ व्यवहार अच्छा रखना जरूरी है और उनकी सभी बातें मानना भी जरूरी है। तो दोस्तों हमेशा याद रखें कि बैंक को सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। जो पैसा आपको दिया गया है
बैंक अभी भी ये नहीं चाहता है कि बैंक आपका घर बेचकर अपना पैसा रिकवर करे। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर भी ऐसा कोई डीआरटी का केस चल रहा है या फिर आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन चल रहा है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप हमारी मदद ले सकते हैं। और आप मदद लेने के लिए क्या कर सकते, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं जो कि है www.bankiton.in। उस पर जाके आप हमारा ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये फॉर्म फिलअप करने के बाद दोस्तों हमारी टीम आपको कॉल करेगी और अगर आपको लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत महसूस होती है तो आपको लीगल एडवाइज़र भी दिया जाएगा और हम आपकी पूरी मदद करेंगे कि आपकी जो ये सिचुएशन है जिससे आप गुजर रहे हैं इसको कहीं ना कहीं हम सेटल डाउन कर सकें और आपकी कहीं ना कहीं मदद हम कर सकें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर करें जिनका भी होम लोन ओवरड्यू चल रहा है, जो कि अपनी ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, ताकि उनको पता लगे कि क्या क्या रेमेडी हैं जो कि वो फॉलो कर सकते हैं ताकि उनका अपना घर ना बिके और कोई भी ऐसी एडवर्स सिचुएशन उनके साथ ना आए। तो दोस्तों ये वीडियो जरूर लाइक करें, इस चैनल को फॉलो करें, क्योंकि मैं हूं आपका बैंकर दोस्त और इस चैनल पर हम वो बातें बताते हैं जो कि आपको कोई भी बैंक नहीं बताएगा। धन्यवाद।